क्या हो अगर आने वाले 10 सालों में किसी खेत से निकलने वाली सबसे कीमती चीज गेहूं, चावल या मक्का ना हो, बल्कि डेटा हो। हाँ, ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। देखो, अक्सर जब भी हम भारतीय कृषि या खेती किसानी की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही पारंपरिक सी तस्वीर उभरती है। वही कड़ी धूप, पसीने से लथपथ किसान, ट्रैक्टर की आवाज और आसमान की तरफ देखकर मौसम की चिंता। हाँ, वही पुरानी तस्वीर जो हमेशा से दिखाई जाती है। वही तो। लेकिन इस तस्वीर के पीछे ना एक बहुत बड़ी और बिल्कुल खामोश क्रांति चल रही है। मतलब क्या हो अगर भविष्य के खेत किसी अत्याधुनिक सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप की तरह डेटा, सैटेलाइट्स और सेंसर से चल रहे हों। और वही आज हमारी चर्चा का मुख्य मुद्दा भी है। हाँ, आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। और जो स्रोत हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्मार्ट एफपीओस और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर इन इंडिया यानी स्मार्ट एफपीओ और भारत में पुनर्जनन कृषि नामक एक बहुत ही विस्तारित विश्लेषण रिपोर्ट पर आधारित है। बिल्कुल, और इस मुद्दे को समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो हमारा जो मुख्य मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे भारतीय कृषि में एक बुनियादी बदलाव आ रहा है। मतलब जो पुरानी सोच थी कि किसी भी कीमत पर उत्पादन, यानी जमीन में जितना हो सके रसायन डालो और ज्यादा फसल उगाओ, उससे हटकर अब पुनर्जनन के माध्यम से लचीलेपन पर जोर दिया जा रहा है। हाँ, जिसे रेजिलियंस थ्रू रीजेनरेशन कहते हैं। बिल्कुल। आसान शब्दों में कहें तो जमीन को वापस जिंदा करके उसे भविष्य के जलवायु संकटों के लिए मजबूत बनाया जा रहा है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखो, ये सच में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। मतलब ये सिर्फ कोई नया नारा नहीं है जिसे उछाला जा रहा हो, बल्कि ये पूरी कृषि व्यवस्था का एक रूपांतरण है। दशकों से हमारी जो सोच रही है ना कि जमीन में जितनी हो सके यूरिया और सिंथेटिक खाद डालो और बस फसल निकालो, उसने असल में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। हाँ, जमीनें बंजर हो रही हैं। बिल्कुल बंजर हो रही हैं और जल स्तर भी लगातार गिर रहा है। तो आज जिस रिपोर्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि ये अब सिर्फ खेती का मुद्दा नहीं रह गया है। तो फिर किसका मुद्दा है ये सीधे तौर पर हमारे खाने की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन से लड़ने की हमारी क्षमता और सबसे अहम बात, अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक और पारंपरिक ज्ञान के संगम से जुड़ा हुआ है। अब बताएं, यही बात इस विषय को किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। मतलब श्रोताओं में से कोई भी सोच सकता है कि भाई मुझे खेती से क्या लेना देना, मैं तो शहर में रहता हूँ या अपना काम करता हूँ। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि ये सीधे तौर पे हमारी थाली में आने वाले खाने से जुड़ा है। तो चलिए सीधे जमीनी हकीकत पर आते हैं। जब हम पुनरोजी कृषि या रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो इसमें ये स्मार्ट एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन, ये असल में कर क्या रहे हैं? इनका जादुई स्पर्श है क्या इसमें? हाँ, तो इस पूरी प्रक्रिया को जमीन पर उतारने के लिए ना रिपोर्ट में एक फ्रेमवर्क दिया गया है। इसको ABCs ऑफ रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर कहा गया है। अच्छा, ABC जैसे बचपन में पढ़ते थे हिस्ट्री, यानी कृषिवाणी। अब देखो, स्मार्ट एफपीओ यहाँ सिर्फ मनमाने ढंग से कुछ पेड़ लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या अलग कर रहे हो? वो बाकायदा GIS यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनका लक्ष्य पता है क्या है? क्लस्टर गांव में 1 लाख से अधिक पेड़ लगाना और सबसे जरूरी बात, उन्हें बनाए रखना। अरे जरा रुकिए, पेड़ लगाने के लिए GIS तकनीक की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब कोई भी जमीन का खाली टुकड़ा देकर वहाँ पेड़ लगा सकता है ना? और वही तो परंपरागत और स्मार्ट तरीके का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। देखो, सिर्फ गड्ढा खोदकर पेड़ लगाना काफी नहीं है। तो GIS कैसे मदद करता है इसमें? सैटेलाइट डेटा और GIS मैपिंग के जरिए ये तय किया जाता है कि जमीन की ढलान कैसी है, बारिश का पानी कहाँ से बहता है और कौन सा पेड़ ठीक किस जगह लगाया जाए ताकि वो मिट्टी के कटाव को सबसे प्रभावी ढंग से रोक सके। ओह अच्छा, मतलब ये तो एक तरह की सर्जिकल सटीकता हो गई। बिल्कुल, सटीकता ही इसकी खासियत है। इसके बाद आता है C यानी कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन।
हवा से कार्बन को खींचकर मिट्टी में वापस डालना। लेकिन इसका अर्थशास्त्र कैसे काम करता है? पैसे कहाँ से आएंगे इसमें? देखो, पौधे तो प्राकृतिक रूप से हवा से कार्बन सोखते ही हैं, है ना। लेकिन पारंपरिक खेती में क्या होता है कि जब जमीन की बार बार जुताई होती है तो वो कार्बन वापस हवा में उड़ जाता है। एकदम सही, वही होता है। लेकिन पुनर्योजी कृषि में उस कार्बन को दशकों तक मिट्टी की गहराई में कैद रखा जाता है। और दुनिया भर की जो बड़ी कंपनियां हैं ना, जो प्रदूषण फैला रही हैं, जिन्हें कार्बन क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, हाँ वही, वो इस कैद किए गए कार्बन के बदले पैसे देने को तैयार है। लेकिन वो पैसे तब तक नहीं देंगी जब तक उनके पास कोई ठोस सबूत ना हो। और यहीं पर स्मार्ट एफपीओ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT से जुड़े आधुनिक सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मिट्टी में सेंसर्स? बिल्कुल। ये सेंसर ना मिट्टी की नमी, तापमान और कार्बन के स्तर का रियल टाइम डेटा इकट्ठा करते हैं ताकि ग्लोबल कार्बन क्रेडिट बाजार में उसे बेचा जा सके। और फिर के से आता है नॉलेज शेयरिंग यानी ज्ञान का बंटवारा। ये के वाला हिस्सा जमीन पर कैसे दिखता है? स्मार्ट एफपीओ ना कृषि सखियों की यानी जो स्थानीय महिला कृषि विशेषज्ञ होती हैं, उनकी एक पूरी फौज तैयार कर रहे हैं। और ये महिलाएं मोबाइल कम्युनिटी फोरम के जरिए डिजिटल रूप से किसानों को हर दिन की सलाह देती हैं। भाई, ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि स्मार्ट एफपीओ को हमें एक आधुनिक टेक हब की तरह सोचना चाहिए। लेकिन फर्क बस इतना है कि ये कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि मिट्टी के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल सही तुलना की आपने। मतलब अब ये सिर्फ ट्रैक्टर और फावड़े की दुनिया नहीं रही। हाँ। यहाँ बात उन ड्रोन्स की हो रही है जो ऊपर से सर्वे करके बताते हैं कि भाई साहब खेत के किस हिस्से में कटाव हो रहा है। और यहाँ AI आधारित फसल संयोजन यानी क्रॉप कॉम्बिनेशन मॉडलिंग की बात हो रही है। हाँ, जो कि बहुत ही एडवांस चीज है ना। जो कंप्यूटर बैठकर ये बताता है कि भाई 1 वर्ग मीटर जमीन में अगर अरहर के साथ कोई और विशेष फसल उगाई जाए तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर सबसे अच्छा परिणाम देंगी। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सारी तकनीकें मिट्टी को सिर्फ बचा नहीं रही हैं, बल्कि उसे सचमुच जीवित कर रही हैं। जीवित मिट्टी? हाँ, इसी संदर्भ में रिपोर्ट में L का भी जिक्र है, यानी लिविंग सॉइल या जीवित मिट्टी। देखो, स्मार्ट एफपीओ ना पोर्टेबल डायग्नोस्टिक किट का उपयोग कर रहे हैं। ये किट खेत में ही तुरंत बता देते हैं कि मिट्टी के अंदर की जैविक दुनिया कैसी चल रही है। मतलब हम मिट्टी का टेस्ट वहीं खेत पर ही कर लेते हैं? हाँ, क्योंकि मिट्टी केवल धूल का ढेर नहीं है ना, वो केचुओं, फंगस और अरबों सूक्ष्म जीवों का एक पूरा शहर है। तो ये तकनीक और प्रकृति का एक ऐसा तालमेल है जो मिट्टी की उस पूरी मृत हो चुकी खाद्य श्रृंखला को वापस सांसें दे रहा है। ये सब सुनने में ना बहुत ही शानदार और एकदम भविष्यवादी लगता है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी शंका हो रही है। जरा थोड़ा जमीनी हकीकत और भारतीय परिप्रेक्ष्य के बारे में सोचिए। आइए सोचते हैं। क्या छोटे किसानों के लिए, जिनके पास शायद बस 1 या 2 एकड़ जमीन है और जहाँ कई गांव में नियमित बिजली तक नहीं आती, वहाँ इतनी हाईटेक चीजें जैसे IoT, ड्रोन और AI अपनाना क्या सच में व्यवहारिक है? बहुत ही लाजमी सवाल है ये। मतलब कोई अकेला किसान इन तकनीकों का इस्तेमाल खुद क्यों नहीं कर लेता? कहीं ये सिर्फ कागजी बातें तो नहीं है जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में बस पढ़ने में अच्छी लगती हैं? देखो, ये सच में एक बहुत ही वाजिब और ज़रूरी सवाल है, और यहीं पर इस पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा जोड़ता है। एक अकेला छोटा किसान ना कभी भी ये सब खुद नहीं कर सकता। हाँ, वही, उसके पास तो संसाधन ही नहीं है। बिल्कुल। पुनर्योजी कृषि में सबसे बड़ी जमीनी चुनौती ही यही है कि आपको यूरिया या DAP जैसी जो सिंथेटिक खाद है ना, उसे हटाकर बायो इनपुट्स यानी प्राकृतिक चीजों जैसे जीवामृत या उच्च गुणवत्ता वाले कंपोस्ट का इस्तेमाल करना होता है। और इसको बनाना कोई आसान काम तो होगा नहीं? अरे बिल्कुल नहीं। जीवामृत बनाने के लिए ना गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और विशेष मिट्टी का एकदम सटीक मिश्रण तैयार करना होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे लगातार एक निश्चित तापमान पर भी रखना पड़ता है। बाप रे, ये तो लैब वाले काम लग रहे हैं। वही तो, एक छोटे किसान के लिए हर दिन ड्रमों में इसे मिलाना, इसकी गुणवत्ता जांचना और फिर उसे स्टोर करके रखना, ये बहुत ही महंगा, मेहनत का और लगभग असंभव काम हो जाता है।
और यहीं स्मार्ट एफपीओ तस्वीर में आते हैं। तो अब एफपीओ क्या करते हैं इसमें? वो अकेले किसान पर ये पूरा बोझ डालने के बजाय ना पूरे क्लस्टर के लिए एक बड़ा बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर यानी बीआरसी स्थापित कर देते हैं। अच्छा, मतलब ये एक तरह की प्राकृतिक खाद बनाने वाली लोकल फैक्ट्री बन जाती है पूरे गांव के लिए। एकदम सही कहा आपने। जब बड़े पैमाने पर एक नियंत्रित वातावरण में ये प्राकृतिक खाद बनती है ना, तो प्रति किलो लागत यानी कॉस्ट अपने आप बहुत कम हो जाती है और उसकी वैज्ञानिक गुणवत्ता भी बरकरार रहती है। तो किसान को बस एफपीओ से खरीदना होता है? हाँ, किसान को सिर्फ वो खाद वहाँ से खरीद कर अपने खेत में डालनी होती है। और जहाँ तक उन हाईटेक उपकरणों की बात है जो आपने पूछा था, जैसे ब्लॉकचेन तकनीक का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। हाँ, ब्लॉकचेन का क्या रोल है इसमें? वो सारा सर्वर और डेटाबेस एफपीओ का प्रबंधन संभालता है, ना कि किसी किसान का अपना मोबाइल फोन। अच्छा, ब्लॉकचेन का नाम सुनकर ना अक्सर लोगों को क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन वगैरह याद आते हैं। खेती में इसका क्या काम है भला? देखो, खेती में ना ब्लॉकचेन एक ऐसी डिजिटल रजिस्टर का काम करती है जिसमें कोई बदलाव या हेराफेरी नहीं की जा सकती। ये फार्म टू फॉर्क यानी खेत से लेकर उपभोक्ता की थाली तक पूरी पारदर्शिता लाती है। मतलब सब कुछ ट्रैक हो जाता है? हाँ, जब कोई उपभोक्ता किसी सुपरमार्केट में एक पैकेट खरीदता है ना, तो उस पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके वो सीधे देख सकता है कि ये उत्पाद किस किसान के खेत से आया है। अरे वाह! यहाँ तक कि उसमें किस दिन कौन सा बायो इनपुट डाला गया था और उसकी कटाई कब हुई थी, ये सब दिख जाता है। और इस डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो बिचौलियों का खेल होता है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उपभोक्ता को पता है कि वो बिल्कुल असली चीज खरीद रहा है और किसान को भी सीधे उन प्रीमियम बाजारों तक पहुंच मिल रही है जहां अच्छे दाम मिलते हैं। बिल्कुल। और देखो, ग्लोबल कार्बन मार्केट के मामले में भी ना यही ताकत काम आती है। वो कैसे? सोचो, अगर एक अकेला छोटा किसान अपनी 1 एकड़ जमीन के कार्बन क्रेडिट लेकर विदेशी बाजार में जाएगा, तो क्या उससे कोई पूछेगा? नहीं ना। वहाँ तो सौदा बड़े पैमाने पर होता होगा। वही तो। लेकिन एक स्मार्ट एफपीओ ऐसे 10,000 छोटे खेतों के प्रमाणित डेटा को एक साथ इकट्ठा करता है और उसे एक विशाल कार्बन प्रोजेक्ट के रूप में पेश करता है। अच्छा। एफपीओ सारी तकनीक, सारे सेंसर्स और जो अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन का इतना भारी खर्च और सिरदर्द होता है ना, वो सब उठाता है। किसान का काम सिर्फ अपने खेत में लगन से मेहनत करना रह जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि देखो, भारत एक विशाल और भारी विविधताओं वाला देश है। जो चीज़ शायद महाराष्ट्र के किसी तकनीक सक्षम क्लस्टर में काम कर जाए, वो जरूरी नहीं कि बिहार या उड़ीसा के किसी दूर दराज गांव में भी सफल ही हो जाएगी, है ना? बिल्कुल, हर जगह का माहौल अलग होता है। तो क्या पूरे देश के लिए सिर्फ ये एक स्मार्ट एफपीओ मॉडल ही काम कर सकता है? क्या लोगों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ अन्य तरीके नहीं आजमाए हैं अब तक? इस बारे में रिपोर्ट क्या कहती है? हाँ, रिपोर्ट इस मुद्दे पर बहुत गहराई से बात करती है। इसमें दरअसल 4 अलग-अलग प्रतिस्पर्धी मॉडल्स का बहुत ही निष्पक्ष और तुलनात्मक विवरण दिया गया है, जो इस समय जमीन पर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो पहला मॉडल कौन सा है? एड मॉडल यानी राज्य द्वारा संचालित व्यवस्था। इसका सबसे बड़ा और सबसे सफल उदाहरण आंध्र प्रदेश का कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग मॉडल है, जिसे APCNF कहते हैं। ओके, इसमें क्या खास है? ये ना मुख्य रूप से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs के बहुत ही विशाल और पुराने नेटवर्क पर आधारित है। तो क्योंकि ये समुदायों के बीच पहले से मौजूद एक भरोसे पर काम करता है, तो इसकी सफलता दर तो काफी अच्छी होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। ग्रामीण स्तर पर इसकी सफलता दर 80% से भी ज्यादा है। महिलाएं एक दूसरे को सिखाती हैं और जमीन पर बदलाव लाती हैं। लेकिन इस मॉडल में एक बहुत बड़ी खामी है। वो क्या? ये पूरी तरह से ना सरकारी फंडिंग और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर है। अगर मान लीजिए सरकार बदल गई या उनकी नीतियां बदल गई, तो इनका फंड अचानक से रुक सकता है। हाँ, ये रिस्क तो हमेशा रहता है सरकारी कामों में। और दूसरी बात ये है कि ये विस्तार करने में बहुत धीमा है।
इसमें स्मार्ट एफपीओ जैसी व्यावसायिक चपलता यानी कमर्शियल फोकस और बाजार की नब्ज पकड़ने वाली तकनीकी सटीकता की थोड़ी कमी है। समझ गया। और दूसरा मॉडल कौन सा है? दूसरा है कॉर्पोरेट लेड मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनियां होती हैं ना, वो सीधे किसानों के समूह के साथ अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा कुछ? हाँ, कंपनियां कहती हैं कि देखिए, आप हमारी बताई हुई प्राकृतिक विधि से खेती कीजिए और हम आपका सारा उत्पाद एक तय कीमत पर खरीद लेंगे। तो ये तो किसानों के लिए काफी सुरक्षित लगता है। मतलब कंपनियों के पास पैसा भी है, आधुनिक तकनीक भी है और वो तुरंत किसी भी सर्टिफिकेशन का खर्च भी आसानी से उठा सकती हैं। देखने में सुरक्षित लगता है और इसकी सफलता दर भी लगभग 50 से 60% है। लेकिन इसमें एक बहुत ही गंभीर संरचनात्मक समस्या छिपी हुई है। हाँ, और अर्थशास्त्र में ना इस समस्या को मोनोपसोनी कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी एक छोटे से गांव में सब्जियां खरीदने वाला सिर्फ एक ही बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, ठीक है? ठीक है। अब अगर कोई किसान वहां टमाटर उगाता है तो उसे हर हाल में अपने टमाटर उसी रेस्टोरेंट को बेचने पड़ेंगे और वो भी उसी कीमत पर जो रेस्टोरेंट तय करेगा। बिल्कुल। अगर किसान बेचने से मना कर दे तो उसके सारे टमाटर वहीं खेत में ही सड़ जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा खरीदार वहां मौजूद ही नहीं है। मोनोपसोनी का सीधा मतलब है बाजार में केवल एक ही खरीदार का होना। बिल्कुल। और जब कॉर्पोरेट कंपनियां सारा डिजिटल डेटा, सर्टिफिकेशंस और बाजार पर अपना पूरा नियंत्रण कर लेती है ना, तो किसान अपनी मोल भाव करने की यानी बार्गेनिंग की ताकत पूरी तरह से खो देता है। आपने मोनोपसोनी को मतलब हमने मिलकर इसको बिल्कुल सही तरीके से समझाया है यहाँ पे। और यही कारण है कि स्मार्ट एफपीओ का मॉडल इस कॉर्पोरेट मॉडल से बेहतर है। हाँ, क्योंकि एफपीओ में तकनीक और बाजार की पहुंच तो एकदम कॉर्पोरेट स्टार की होती है, लेकिन उसका मालिकाना हक और सारा नियंत्रण खुद किसानों के पास ही सुरक्षित रहता है। तो चलिए, ये 2 मॉडल हो गए। तीसरे मॉडल के बारे में बताइए जो अक्सर काफी चर्चा में भी रहता है। तीसरा मॉडल है ZBNF। जिसे मुख्य रूप से सुभाष पालेकर जी के जीरो बजट प्राकृतिक खेती मॉडल के रूप में जाना जाता है। हाँ, इसके बारे में तो सुना है मैंने। ये ना पूरी तरह से एक विचारधारा पर आधारित है और इसमें 100% आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाता है। यानी किसान को बाजार से बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना है। वाह, ये सुनने में तो सबसे आदर्श लगता है। मतलब कोई बाहरी निर्भरता ही नहीं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार इस मॉडल की जो सफलता दर है वो केवल 30 से 40% ही है। ऐसा क्यों होता है? देखो, इसके पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। मिट्टी ना एक ऐसे मरीज की तरह होती है जिसे दशकों से रासायनिक खादों जैसे यूरिया की बहुत भारी लत लग चुकी है। रसायनों ने मिट्टी के अंदर के प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों को बिल्कुल मार दिया है। अब जब कोई किसान अचानक से उस जमीन पर ZBNF अपनाता है और रसायनों को पूरी तरह से बंद कर देता है ना, तो मिट्टी एक तरह से शुगर क्रैश जैसी स्थिति में चली जाती है। अच्छा, जैसे शरीर शुगर छोड़ने पर रिएक्ट करता है। हाँ, वही। उस मिट्टी का जो जैविक सिस्टम है वो तुरंत वापस काम करना शुरू नहीं कर पाता। जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि शुरुआती 1-2 सालों में किसान की फसल की पैदावार में भारी गिरावट आती होगी। एकदम सही, उपज एकदम से गिर जाती है। लेकिन क्योंकि ये मॉडल किसी भी बाहरी वित्तीय सहायता या संस्थागत मदद के खिलाफ है, इसलिए किसानों को इस नुकसान की भरपाई के लिए ना कोई आर्थिक सहारा नहीं मिल पाता। और इस आर्थिक दबाव के कारण किसानों का मोह भंग हो जाता होगा, जिसे हम एट्रिशन कहते हैं। वही तो, वो बेचारे हार मानकर वापस रसायनों की तरफ लौट जाते हैं। इसके अलावा एक और दिक्कत है। ग्लोबल कार्बन फाइनेंस के लिए जो जरूरी वैज्ञानिक और डिजिटल डेटा चाहिए होता है ना, वो इस विचारधारा वाले मॉडल में कभी इकट्ठा ही नहीं किया जाता। तो ये भी फेल हो गया ग्लोबल स्केल पर। और आखिरी मॉडल कौन सा है? चौथा है NGO मॉडल।
जहां बड़े-बड़े फाउंडेशन अपना पैसा लगाते हैं और गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बनाने की कोशिश करते हैं। ये कैसा काम करता है? देखो, नए-नए प्रयोग करने के लिए ये मॉडल बहुत अच्छा है और इसकी सफलता दर भी लगभग 50% के आसपास ही रहती है। लेकिन मुझे अंदाजा है कि इसमें असल दिक्कत क्या आती होगी। बताइए। जैसे ही उन फाउंडेशन का फंड खत्म होता है या उनका प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, वो चले जाते हैं और उनके जाते ही पूरी की पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। इसे फंडिंग का सूखा कहते हैं। ये प्रोजेक्ट लंबे समय तक व्यावसायिक रूप से ना अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाते। तो अगर हम इन चारों मॉडल्स को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि स्मार्ट एफपीओ इन सभी की कमियों को दूर करता हुआ एक बहुत ही मजबूत पुल बनाता है। मतलब इसमें स्टेट लेड मॉडल जैसी सामुदायिक भागीदारी भी है, कॉर्पोरेट जैसी अत्याधुनिक तकनीक भी है, ZBNF जैसी पर्यावरण को बचाने की नीयत भी शामिल है और NGO जैसी नवीनता भी है। बिल्कुल सही समझा आपने। और यही ना स्मार्ट एफपीओ की सबसे बड़ी जीत है। वो इस क्षेत्र की दो सबसे बड़ी कमियों, पैमाने और विज्ञान यानी स्केल और साइंस, इन दोनों को ना एक साथ हल करते हैं। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि स्मार्ट एफपीओ ही आगे बढ़ने का सबसे मजबूत रास्ता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इसे पूरे देश में बड़े पैमाने पर कैसे लागू कर सकते हैं। मतलब इसे सिर्फ कुछ हजार किसानों तक ही सीमित रखने के बजाय करोड़ों किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, और इसके लिए सरकार और नीतियों के स्तर पर क्या बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। रिपोर्ट में ना इसे लेकर बहुत ही स्पष्ट और रणनीतिक सिफारिशें दी गई हैं। सबसे पहले तो जो सरकारी योजनाओं का बजट है उसे सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। जैसे कि कोई उदाहरण के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY जैसी जो योजनाएं हैं, उन्हें अपने फंड का इस्तेमाल केवल जागरूकता फैलाने के लिए नहीं करना चाहिए। तो फिर कहाँ खर्च करें पैसा? बल्कि विशेष रूप से इन स्मार्ट तकनीकों जैसे ब्लॉकचेन नोड्स, सेंसर्स और BRCs का जो बुनियादी ढांचा है ना, उसे बनाने के लिए करना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे अहम और शायद सबसे क्रांतिकारी सिफारिश रिपोर्ट में दी गई है, वो पता है क्या है? क्या है? वो है सब्सिडी के पूरे ढांचे को ही उलट देना। मतलब जो यूरिया और रासायनिक उर्वरकों पर सरकार हर साल लाखों करोड़ों की इतनी भारी सब्सिडी देती है, उसमें बदलाव किया जाए। हाँ, जरा सोचिए, वर्तमान में जो व्यवस्था है वो किसानों को ऐसे रसायन खरीदने के लिए आर्थिक मदद दे रही है जो अंततः उनकी अपनी ही जमीन की उर्वरता को नष्ट कर रहे हैं। ये तो एक तरह से जहर खरीदने के लिए पैसे देने जैसा हुआ। वही तो। रिपोर्ट ना पुरजोर वकालत करती है कि इस रासायनिक सब्सिडी को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हटाकर उसे इकोसिस्टम सर्विस पेमेंट्स में बदला जाना चाहिए। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं प्लीज। ये इकोसिस्टम सर्विस पेमेंट जमीन पर किसान के लिए कैसे काम करेगा? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि किसान को केवल उसकी फसल जैसे गेहूं या चावल उगाने के लिए पैसे ना मिले, बल्कि उससे इस बात के लिए भी भुगतान किया जाए कि वो पर्यावरण को कितना सुधार रहा है। अच्छा। अगर कोई किसान अपनी जमीन पर रसायन डालना बंद कर देता है, जल स्तर को रिचार्ज करने में मदद करता है और मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाता है, तो सरकार उसे सीधे उस सेवा के लिए पैसे दे। और ये हवाई बातें नहीं होंगी। मतलब स्मार्ट एफपीओ के जो सेंसर और डेटा हैं वो प्रमाणित करेंगे कि हाँ भाई, इस खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य पिछले साल से 10% बेहतर हुआ है, इसलिए इस किसान को इतना इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल, सारा डेटा इसको बैक करेगा। ये तो बहुत ही तार्किक बात लगी मुझे। बीमारी को बढ़ावा देने वाली चीजों पर सब्सिडी देने के बजाय जमीन का इलाज करने वाले को ही सीधे इनाम देना, है ना? इसके अलावा रिपोर्ट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI की सख्त जरूरत पर भी जोर दिया गया है। DPI जैसे भारत में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए अपना UPI काम करता है, क्या ये उसी तरह का कोई ढांचा होगा? बिल्कुल, उसी तर्ज पर सोचिए। भारत को ना कृषि के लिए एक रीजेनरेटिव डेटा प्रोटोकॉल विकसित करने की बहुत जरूरत है। इसकी क्या जरूरत पड़ गई अब? देखो, अभी जो अलग अलग FPO डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो अलग अलग टुकड़ों में बिखरा हुआ है।
एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल होने से ये सारा डेटा एक सुरक्षित और प्रामाणिक तरीके से सीधे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ साझा किया जा सकेगा। इसका सीधा फायदा किसको होगा? जब HDFC या SBI जैसे बड़े बैंकों के सिस्टम पर ये प्रमाणित डेटा दिखेगा ना कि भाई फलां क्लस्टर के किसानों की जमीन अब अधिक उपजाऊ और जलवायु के प्रति लचीली हो गई है, तो उनका रिस्क कम हो जाएगा। एकदम सही। तो वो जोखिम कम मानकर किसानों को आसानी से ग्रीन क्रेडिट या बहुत ही कम ब्याज दर वाले लोन दे सकेंगे। ये सब सुनने के बाद ना एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हम इस वक्त एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। हाँ, और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये जो पूरा बदलाव हम देख रहे हैं ना, ये अब केवल एक पर्यावरण का लक्ष्य नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि हमें हरियाली देखना पसंद है या ये सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। भारत जैसे जलवायु संवेदनशील देश के लिए, जहाँ तापमान लगातार बढ़ रहा है और मॉनसून का मिजाज भी हर साल बदल रहा है, ये तो अब एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी बन चुकी है ना। हाँ, बचाव की अंतिम रणनीति। अगर हमने जमीन की बायोलॉजिकल ताकत को वापस जिंदा नहीं किया ना, तो आने वाले दशकों में खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकट बन जाएगी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इस पूरी रिपोर्ट को, इन आधुनिक तकनीकों और स्मार्ट FPO के इस पूरे कामकाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो भविष्य की ना एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने आती है। आने वाले दशक में भारत की इस पुनर्योजित कृषि की जो सफलता है वो इस बात से बिल्कुल नहीं मापी जाएगी कि भाई सरकारी कागजों पर कितने लाख हेक्टेयर जमीन पर प्राकृतिक खेती दर्ज कर दी गई है, बल्कि इसकी असली सफलता इस बात से मापी जाएगी कि इन स्मार्ट FPO के जरिए जमीन पर जो छोटे और सीमांत किसान काम कर रहे हैं उनका वास्तव में डिजिटल और आर्थिक रूप से कितना उत्थान हुआ है। हाँ, क्या ये तकनीक उन्हें एक सशक्त व्यवसायी और पर्यावरण का रक्षक बना पाई है या नहीं? बिल्कुल, और इस पर गौर करना जरूरी है कि ये बदलाव ना केवल खेतों तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये बात उन सभी लोगों पर भी उतनी ही लागू होती है जो बाजारों से अपना सामान खरीदते हैं। श्रोताओं को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। जब कोई भी सुपरमार्केट में जाकर वो न्यूट्रिएंट डेंस यानी पोषक तत्वों से भरपूर या ऑर्गेनिक लेबल वाला कोई महंगा उत्पाद खरीदता है और उसके पीछे छपे हुए QR कोड को स्कैन करता है, तो उसे उस वक्त ये जरूर समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक महंगा सेब या रसायन मुक्त टमाटर नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसके पीछे पूरी दुनिया है। उस एक टमाटर के पीछे ना अंतरिक्ष में घूमते हुए उपग्रहों का डाटा है, मिट्टी के भीतर गड़े हुए इंटरनेट सेंसर्स हैं, छिलछिलाती धूप में काम करने वाली उन कृषि सखियों का अथक प्रयास है और सामूहिक ग्रामीण नेतृत्व की एक पूरी वैज्ञानिक दुनिया काम कर रही है। हाँ, ये सच में एक नई सोच है। ये सिर्फ खेती करने का कोई नया तरीका नहीं है, ये सचमुच ना एक नए भविष्य की प्रोग्रामिंग हो रही है। लेकिन इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए मेरे जहन में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा सा बेचैन करने वाला सवाल आ रहा है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर इस रिपोर्ट से आगे बढ़कर हर किसी को, हर सुनने वाले को विचार जरूर करना चाहिए। ऐसी क्या बात है? देखिए, जिस तेजी से इन स्मार्ट FPO, सैटेलाइट्स और इन सेंसर्स द्वारा गांव के लाखों छोटे खेतों का, उनकी मिट्टी की नमी का और उस मिट्टी में दबे कार्बन का इतना बारीक और सटीक डिजिटल डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य की कृषि अर्थव्यवस्था में जो सबसे कीमती संपत्ति है वो फसल ना रहे जो जमीन के ऊपर उगती है? तो फिर क्या होगी? बल्कि उस जमीन के भीतर का वो डेटा बन जाए जिससे दुनिया भर के बड़े कार्बन बाजारों में लाखों करोड़ों डॉलर में बेचा जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। और अगर सच में ऐसा है तो इस नए डिजिटल युग में उस अमूल्य डेटा का असली मालिक आखिर होगा कौन? क्या उस डेटा पर पहला हक उस किसान का होगा जो अपनी पुश्तों से कई पीढ़ियों से उस जमीन पर अपना पसीना बहा रहा है, या फिर मालिकाना हक उस तकनीकी सिस्टम और उन सर्वर्स का होगा जो आराम से बैठकर उस डेटा को इकट्ठा करके प्रोसेस कर रहे हैं? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले भविष्य की खेती का चेहरा तय करेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हमारी तरफ से बस इतना ही।